आप सभी लोग जानते हैं सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम में एक पेपर निबंध का भी होता है ऐसे का। और आपको बता दूं कि निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है, यानी कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर अंक जोड़े जाते हैं। और जितना अच्छा निबंध लिख सकते हैं, जितने अच्छे नंबर निबंध में ला सकते हैं, उतनी अच्छी बात रहती है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक कॉपी देख रहे हैं, और एक कॉपी है अरविंद प्रताप सिंह की, जो 2017 के हिंदी मीडियम के, और इनकी रैंक थी 161वीं। कितनी? 161वीं। इन्होंने दृष्टि आईएएस को जो मॉक टेस्ट दिए हुए थे, वही कॉपी है। और इस कॉपी को देखकर आप लोग किस तरह से इन्होंने निबंध लिखा है, क्या क्या किया है, उसे देखकर आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और आपके भी पास कोई सुझाव हो तो आप लोग भी बता सकते हैं कि इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता था। और वैसे आपको मालूम होगा कि मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से एक निबंध का भी होता है। और निबंध का अगर हम लोग पेपर की बात करें तो निबंध का पेपर 2 खंडों में बटा होता है, ए और बी में। और आप देखते हैं कि उसमें 4 विषय होते हैं सेक्शन, खंड ए में भी और खंड बी में भी 4 विषय होते हैं। उनमें से एक एक विषय को चुनकर आप लोगों को निबंध लिखना होता है। तो आप देखिए इसके लिए नंबर कितने रहते हैं? 250 नंबर का रहता है। 3 घंटे का समय रहता है। 3 घंटे का क्या रहता है? समय रहता है। यहां आप लोगों को हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम लिख दिया करिएगा, और ये अनुदेश जो दिया रहता है इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप लोग जब प्रीलिम्स दे रहे हो तब भी आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर और उसकी जो उत्तर पुस्तिका रहती है उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा और ध्यानपूर्वक भरा करिएगा। प्रश्न पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो भी आपका माध्यम है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में निबंध लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। यानी कि आप देखते हैं कि एक निबंध आपका 1000 से 1200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। और देखिए आप लोग पूछते भी रहते हैं क्या ये शब्द गिनते होंगे, एक एक शब्द को गिनते होंगे? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई काउंटिंग होती होगी। हो सकता है कि पहली लाइन में देख लेते हो, उसी के आधार पर अनुमान लगा लिया जाता होगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी अगर राइटिंग अच्छी है, समझने आने में आने लायक है, और बड़ा सटीक आप लोगों ने निबंध लिखा हुआ है, और आप देखिए सभी पॉइंटों को, उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे लिखा है, और आप देखिए जो कॉपी चेक कर रहा है उसे समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर 1250 शब्द भी हो जाएं या 950 शब्द में अगर आप उत्तर लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो तब भी आपको अच्छे नंबर मिल सकेंगे। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। जो खाली पेज बच जाता है ना, तो उस पर आप लोग इस तरह से पेन चला सकते हैं या इस तरह से आप लोग काट दिया करिएगा। ठीक है। अब आप देखिए खंड ए और खंड बी में प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में हो। और आप देखते हैं कि प्रत्येक निबंध कितने नंबर का है? 125 नंबर का है, यानी कि टोटल 250। अब आप देखिए खंड ए में, सेक्शन ए में 4 टॉपिक दिए गए, 4 विषय दिए गए। इनमें से आप लोगों को एक चुनना है, उस पर निबंध लिखना है। लेकिन आप लोगों को यहां कुछ और बातें बता देता हूं। सबसे पहले जब भी आप लोग विषय को देख रहे हैं ना, जिस टॉपिक को आप लोग चुन रहे हैं उसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा, समझ लिया करिएगा। और विषय में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को पहले सोचा करिएगा। 30 मिनट तक, कम से कम मैं कहता हूं 25-30 मिनट तक सोचिए, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप देखिए निबंध में क्या नहीं लिखना चाहिए। एक तो आप देखते हैं कि इसमें आप लोग उत्तेजक निबंध मत लिखिए, व्यक्तिगत मत बनो, और विषयों से मत भटकना। और सबसे पहले आप उस टॉपिक को समझने की कोशिश करना, जो पूछा गया हो वही लिखने की कोशिश करना है, दुनिया भर का मत भर देना है। ठीक है। और ये आप देखिए विषय चुनने से पहले सभी विषयों को एक बार या एक से अधिक बार बड़े ध्यान पर पूर्वक पढ़ लें। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग विषय समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, तो मुझे लगता है कि आधा काम आपका
हो जाता है। और आप लोग देखिए जो उद्धरण रहते हैं, जैसे महिला, मान लीजिए महिलाओं की स्थिति पर कोई निबंध लिखने के लिए आया हुआ है, आंसर राइटिंग करने के लिए आई हुई है, तो वहां आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी महापुरुष के द्वारा कोई पंक्ति बोली गई है तो उस पंक्ति का भी उल्लेख आप कर सकते हैं, उसका भी नाम नीचे महापुरुष का दे सकते हैं। तो थोड़ा प्रभावशाली निबंध हो तो अच्छी बात है मुझे लगता है। परिचय आप लोग लिखेंगे, फिर आप देखते हैं कि पृष्ठभूमि अतीत का उदाहरण देते हुए, फिर मुख्य अवधारणाएं, समाशयिक यानी कि करंट घटनाओं से सहबद्ध स्थापित संबंध उनका जोड़ेंगे, फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, सुझाव आपकी तरह से परिवर्तन क्या हो सकते हैं, निष्कर्ष, इस तरह से आप लोग लिखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब आप देखिए इन्होंने पहला इसमें विषय क्या है, समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा टॉपिक है कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी यानी कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करें। और आप देखते हैं कि कहते हैं किसी समाज का, समुदाय का, जाति का, धर्म का आप लोगों को स्थिति पता करनी है तो उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, लड़कियों की क्या स्थिति है, उससे आप पता कर सकते हैं। इसमें आप देखिए चौथा टॉपिक है विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती है अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन आप देखिए इन्होंने अरविंद प्रताप सिंह ने कौन सा चुना है, पहला चुना है। ये समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। और आंसर जब राइटिंग आप लोग राइटिंग करते हैं ना, तो इतना तो स्पष्ट लिखा करिएगा, शुद्ध लिखा करिएगा कि सामने जो चेक कर रहा है कॉपी वो समझ सके। ठीक है, ये आप देखिए इन्होंने एक तरह से पंक्ति से यानी कि उद्धरण कह सकते हैं, स्टेटस कह सकते हैं, एक आप देखते हैं कि उससे शुरुआत की हुई है, सहनावतु सहनो भुनोक्तु सहवीर्य करवाव है तेजस्व नावधि तमस्तु या विद्वेष भाव है। ये आप देखिए हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ वीरता के कार्य करें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करते हुए तेजस्विता को प्राप्त करें, भोजन मंत्र के अर्थ को और स्पष्ट करें। ये आप देखिए इनकी इसमें कमी थी, तो आप देखिए जिनने कॉपी चेक की होगी उन्होंने ये सुझाव दिया है इन्हें कि और सुधार कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आंसर राइटिंग जब आप लोग कहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करनी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप आंसर लिखते हैं तो उसे चेक करवाते हैं, तो आपकी जो कमियां रहती हैं उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि यहाँ आप सुधार कर सकते हैं। जब प्राचीन भारतीय संस्कृति में एकता, संगठन और समन्वित प्रयत्नों के महत्व को रेखांकित किया जा रहा था, तो संभवतः उन ऋषियों मनीषियों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 21वीं सदी का भारत कितनी विविधताओं से भरा होगा। और आज आप देखेंगे कि हम धर्म, भाषा, रंग, खानपान, पहनावे से लेकर विचार, विश्वास और अध्यात्म तक विविधता से भरे हुए हैं। सच्चे अर्थों में तो सहनावस्तु सहनो भुनक्तु की भावना की जरूरत तो इस देश को आज समझ में आई है। इतिहास के विकास क्रम में जैसे जैसे इस देश की विविधता बढ़ती गई है, वैसे वैसे समन्वय की जरूरत भी बढ़ती गई है। इस अर्थ में यह बात सर्वांग सिद्ध है कि समन्वय प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले हैं, विभिन्न धर्म के लोग देखने को मिल जाते हैं, एकता से रहते हैं। भूमिका को और प्रभावी लिखें, ये आप देखिए यहाँ इनकी कमी बताई जा रही है, इसमें और सुधार करें। इस सत्य को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास के 2 सबसे प्रभावशाली परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलनों को ध्यान करना होगा, भक्ति आंदोलन और दूसरा है स्वाधीनता संग्राम। भक्ति आंदोलन के समय भी भारत में महान उद्वेलन का समय था। तुर्क, अफगान, ईरान आदि नई जातियां प्रवेश कर रही थीं और भारत के देसी राजा राजनीतिक लड़ाई हार चुके थे। ऐसे समय में कबीरदास ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को अर्थ व्यर्थ बताया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजें सो हरि का होई कोई। ये आप देखिए, और तुलसीदास ने उस सत्य की ओर संकेत किया जो सभी धर्मों का सार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये आप देखिए उद्धरण का आप लोग उपयोग कर सकते हैं इस तरह की। ठीक है, कोई कविता हो गई। अनेकता में एकता की यह भावना ही स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति का स्रोत बनी और जब जब एक समन्वय में कमी हुई, आंदोलन कमजोर पड़ गया। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी, नेहरू, पटेल, बोस के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट और आप देखेंगे कि अरुणा असफ अली और सर सिंह ने कंधे से कंधे मिलाकर वह हासिल किया जो लगभग अकल्पनीय था। एक बात आप लोग भी जानते हैं,
अंग्रेज हर समुदाय का, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का शोषण कर रहे थे, लेकिन उनके शोषण करने का तरीका अलग था। लेकिन आप देखिए आगे चलकर सभी को समझ में आया कि अंग्रेज हर किसी का शोषण कर रहे हैं, एकता बनती है उनकी, तब जाकर आप देखते हैं कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को। वरना एक कोई अगर आवाज उठा रहा था तो उसकी आवाज आसानी से दबा दी जाती थी। यानी कि आप देखते हैं कि बिखराव था सब में। सत्य अहिंसा के साथ धार्मिक और जातिगत सांप्रदायिक सद्भाव पर हमारे नायकों का इतना जोर इसलिए था कि वे भविष्य के भारत को बेवजह इसके झगड़ों में फंसकर टूटकर बिखरते नहीं देखना चाहते थे। आज भी आप संविधान पढ़िए, संविधान में आप देखिए 1900, आप देखते हैं कि 1949 में 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो चुका था, 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ। उस समय का संविधान लिखा हुआ आज आप देखते हैं कि आज की स्थिति देख ली होगी कि ऐसा समय आएगा, और आप देखिए उस समय संविधान लिखा गया वो आज भी हमारे काम में आ रहा है, काम से आ रहा है। तो हमारे कितने जो महापुरुष थे, जो संविधान लिखने वाले थे, वो कितने दूरदृष्टिवादी रहे होंगे, सोच सकते हैं आप कि इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। आज इस भावना को बचाए और जिलाए रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बाहरी आक्रमण और खतरों के समय तो स्वाभाविक रूप से समाज एक हो जाता है, पर समाज की असली परीक्षा तो समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से आपसी अंतर्विरोधों का हल निकालने में ही होती है। यहाँ आप देखिए स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को और स्पष्ट करें, ये आप देखिए इनकी कमी बताई जा रही है और आप विस्तार से लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी आ गई, निबंध लिखना आ गया, तो फिर आप देखिए कोई भी टॉपिक आए आसानी से आप लोग निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिपीट कोई नहीं होता है टॉपिक, नए नए टॉपिक आते रहते हैं निबंध लिखने के लिए, तो बस आपको लिखना आना चाहिए। आज सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की जरूरत है और हम इस एक के भाव को टूटने ना दें। हमारे इतिहास और संविधान हमसे इतनी अपेक्षा तो करता ही है कि हम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किए गए संघर्षों को अपने स्वार्थों की बलि ना चढ़ा दें। जैसे जैसे हम एकता के भाव को कमजोर होने देते हैं, वैसे वैसे पुरानी समस्याएं तो सिर उठाती हैं, रोज नई नई आपदाएं भी उजागर होने लगती हैं। और एक आप लोगों ने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी कि एक के 4 बेटे थे और आप देखते हैं कि पहले वो उन्होंने सब में एकता नहीं थी, लड़ाई होती थी तो एक एक लकड़ी देते हैं सबको, वो तोड़ देते हैं, फिर एक गट्ठर में बांध के चारों लकड़ियां देते हैं, चारों को एक एक से तोड़ने के लिए, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। तो एकता का भाव एक तरह से बताया गया कि एकता में कितनी शक्ति है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से रहकर आप देखिए लव जिहाद हो गया, गौवध और हिंदू मुस्लिम भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ह्रास, सहिष्णुता के अभाव, नस्लीय भेदभाव, क्षेत्रीय आधार पर हिंसा, तर्कवादियों की हत्या और राजनीतिक विद्वेष की घटनाएं इस देश के मानस को व्यथित करती रही हैं। ये समस्याएं अलग अलग सामाजिक पहचानों के मध्य ही हो, ऐसा नहीं है। जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हो रहा हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिगत संघर्ष और सिया सुन्नी विवाद प्रारंभ हो जाते हैं। भारत की वर्तमान परिस्थितियों को और भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, यहाँ थोड़ा और विस्तार से लिखिए। यानी एक तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है, एक रोके तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। इस देश की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा इन्हीं विवादों को शामिल करने में खर्च हो जाता है, और ऐसे में हम विश्व महाशक्ति के स्वप्न को साकार करने के में रुचि रखते हो तो यह अपने आप को भ्रम में रखने जैसा है। जब तक हम मुजफ्फरनगर, दादरी, मुंबई की हिंसा में व्यस्त हैं, यह स्वप्न ही बना रहने वाला है। इस समस्या को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने सीधा सा मंत्र दिया था कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। ये आप देखिए यहाँ इन्होंने कोट्स का उपयोग कर लिया, थॉट का एक तरह से। आत्मान पिति कुलानी परेशान ना समाचरित, महाभारत कार की यह सीख दी समन्वय और सहिष्णुता की भावना का सार है। वस्तुतः भारत में एकता के अभाव से हमारी सामाजिक संरचना की न सिर्फ पुरानी दरारें उभर आती हैं, बल्कि हमें नई नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हाल में ग्रामीण भारत और कृषक वर्ग में शहरी भारत के प्रति विद्वेष देखा जा रहा है। मंदसौर की घटना हो या फिर जंतर मंतर पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करते तमिलनाडु के किसान दोनों इसी विद्वेष के परिचारक हैं। और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा हो या फिर नक्सलवाद हो, कश्मीर उत्तर पूर्व की समस्याएं हो, दोनों छोर इस एकता के अभाव से ही उपजे हैं। और भारत को समृद्धि के संदर्भ में समन्वय और स्पष्ट चर्चा करें थोड़ा। एकता के अभाव का अर्थ यह है कि हम सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं और हम में एक देश एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने का भाव नहीं है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने जैसे फैसले देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और उसके बाद भी हम नहीं मान रहे हैं।
आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, वही संविधान के भाग 4 का में आप देखिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। लेकिन हम मौलिक अधिकार हमें मालूम रहते हैं, मौलिक कर्तव्य हम लोग भूल जाते हैं, मौलिक अधिकार याद रखते हैं। तो सब कर्तव्य और अधिकार दोनों हमें याद रखना चाहिए। ये तो वैसा ही हाल है कि कोई कहते हैं कि आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, आपसे उम्मीद रख रहा है, तो उसकी उम्मीद को बनाए रखना, उसके भरोसे को बनाए रखना आपका भी तो कर्तव्य है, वो पागल तो नहीं है। तो यही बात हो गई। तो आप देखते हैं कि जबकि कोई भी भावना बाहरी दबाव से पैदा नहीं की जा सकती है, हमें एक ऐसी भावना को आंतरिक रूप से प्रेरित करना होगा जिससे प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस विराट परिवार का सदस्य माने। जैसे परिवार के सभी सदस्यों की विशेषताएं एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी सहयोग और बलिदान की अद्भुत भावना सभी में विद्यमान रहती है, वैसे ही इस देश को भी आज उसी भावना की जरूरत है। संभवतः ऐसे ही विचार ने इस सुभाषित को जन्म दिया होगा, अनिजा परोवती गणनान लघु चेतसाम उदार चैतान तू वसुंधैव कुटुंबकम। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा, धर्म, अर्थ के विवादों दरारों को ना पाने के कारण ही कई देश विखंडित हो गए हैं। वल्काइनाइजेशन की इस प्रवृत्ति के शिकार यूगोस्लाविया से लेकर भूतपूर्व सोवियत संघ, पाकिस्तान, सूडान जैसे देश हो चुके हैं। और भारत, जिसके बारे में प्रलय के भविष्यकर्ताओं ने 1947 में ही खंड खंड हो जाने की भविष्यवाणी की थी, वह आज भी अक्षुण्ण है। आप देखिए, जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो कई विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा था, कई देशों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप देखिए भारत ज़्यादा दिन तक एक होकर नहीं रह पाएगा, कई टुकड़ों में बंट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ देसी रियासतें थीं, वो सब अलग अलग देश बनने की ख्वाब भी देख रही थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा दुश्मन दौर जहां हमारा। हमें बार बार इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज़ादी के बाद से विभाजन की हिंसा, तीन युद्धों, भाषागत आधार पर राज्यों की मांग, मणिपुर नागालैंड समस्या, पंजाब में अलगाववादी तमिल पृथकवाद, भूमिपुत्र की अवधारणा, धार्मिक वैमनस्य और जातिगत हिंसा जैसी जाने कितनी बाधाओं को इस देश ने सहिष्णुता और विविधता में एकता के एहसास से ही पार किया है। सामाजिक कुरीतियों के अंत और संवैधानिक सर्वोच्चता को और चर्चा करें, एक कमी बताई जा रही है। और इसलिए आज जरूरत है कि समन्वित प्रयत्नों से एक दूसरे के दुख सुख बांटकर, एक दूसरे के संघर्षों में साथ देकर हम देश को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर चलें। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें उन मुद्दों की पहचान कर जागरूकता अभियान चलाना होगा जो वास्तविक अर्थ से पूरे देश के शत्रु हैं। आर्थिक असमानता, रोग कुपोषण, अशिक्षा, पित्त सत्ता, कृषकों की दयनीय स्थिति, खराब अवसंरचना, पिछड़ापन सभी की समान शत्रु हैं। गरीबी हो, भुखमरी हो, ये भी हमारी समस्या ही है। यह समझना और समझाना बहुत मुश्किल नहीं है कि पोलियो धर्म देखकर नहीं फैलता है और इंसेफेलाइटिस से किसी एक जाति के बच्चे ही नहीं मरते। कोरोना महामारी देख लीजिए। हमें उन सभी दुष्प्रचारों को समाप्त करना होगा जो इन वास्तविक यथार्थ मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। समाज में लचीलेपन के आविर्भाव को स्पष्ट करें, ये भी बताया जा रहा है। आज हम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष में PSLV, GSLV के साथ क्रायोजेनिक इंजन हो या फिर आप देखिए सूचना तकनीक क्षेत्र की सफलता, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता हो या पोलियो पर विजय, योग का निर्यात हो या फिर लोकतंत्र का उदाहरण बनना, भारत में इन लक्ष्यों को समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से ही प्राप्त किया है। अगर विश्व शक्ति बनने के साथ साथ गांधी और अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना चाहते हैं जहां राजनीति के साथ साथ आप देखिए सामाजिक आर्थिक समानता भी प्राप्त हो और पंक्ति के आखिरी आदमी को भी स्वराज की प्राप्ति हो, तो हमें पुनः उसी भावना को जीवित करना होगा जो सहिष्णुता, समन्वय और एकता का आधार, वाद विवाद संवाद की गुंजाइश हो और एक दूसरे के नागरिक होने का बोध हो। पर्यावरणीय कारणों के संदर्भ में समन्वय को और स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ एक कमी बताई जा रही है। एक स्वच्छंद संबद्ध सा वो मनासी जानताम देवो आगे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। देखिए 125 नंबर में से ने 51 नंबर दिए गए इसमें, इस निबंध में 125 में से 51। इसमें और क्या सुधार हो सकता था ये आप भी बता सकते हैं। अब आप देखिए खंड बी आ गया, सेक्शन बी आ गया, इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 4 विषय आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आप लोगों को एक चुनना है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन। और इसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि आप देखिए दृष्टि IAS पर जो दिव्य कीर्ति सर हैं उनकी एक क्लास डली हुई है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि उसे देखने के बाद आप लोग बहुत बेहतरीन
निबंध लिख पाएंगे। नोट्स बना लीजिए उस क्लास का और अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आजकल ये काफ़ी मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। भारत में डिजिटल अंतराल, ग्राम रूपांतरण में अवरोध, कायांतरित भारत, नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी, दूरस्थ रिश्तेदारों से उत्कृष्ट। अब आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 4 में से इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, कायांतरित भारत, नवीन भारत। ये आप देखिए इन्होंने इंग्लिश का लिख दिया है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर ए स्लीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर ए स्लीप। रॉबर्ट क्रास्ट की ये आप देखते हैं कि एक कोट आप लोग कह सकते हैं, कोट्स इन्होंने लिखा हुआ है। इस तरह के उद्धरण आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके काम करने की मेज पर ये पंक्तियां हाथ से लिखी गई पाई गई थी। आखिर वो कौन सी निजी वर्षा होती है जो राष्ट्र निर्माताओं को कठिन से कठिन समय में भी ऊर्जा से भर रखती हैं। और आप देखते हैं कि जब नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को नीति से साक्षात्कार की घोषणा की थी, तो वे किस भारत का स्वप्न देख रहे थे। और आज जब निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2017 को नवीन भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना के तत्व क्या क्या हैं, और अर्थात कायांतरित भारत, नवीन भारत में कायांतरण और नवीनता का अर्थ क्या है। इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही विषय पर सम्यक विचार किया जा सकता है। अब आप देखिए, भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से हो रहे लगातार परिवर्तनों को और स्पष्ट करें, एक कमी बताई जा रही है। और वस्तुतः एक राष्ट्र के जीवन में 60 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी नहीं होती है, और इन 60 वर्षों में इतिहास का कालचक्र बड़ी तेजी से घूमता है। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, तो एक तरफ हमें विभाजन की त्रासदी को झेलना पड़ा था, और दूसरी तरफ विकास के पथ पर सरफट दौड़ने की इच्छा भी बलवती थी। और आप देखिए, औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता की ओर ये लिखना है आप लोगों को, राज्यों का पुनर्गठन हो, भूमि सुधार हो, हरित क्रांति से चलते हुए आज हम उदारीकरण के दौर से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। एक देश के तौर पर यह स्वाभाविक है कि जब हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए नए उत्तर भी तलाशेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनौतियों के स्वरूप में विशेष अंतर न आने के बावजूद भी जब एक पीढ़ी का अंतराल स्वाभाविक रूप से गुजर जाता है, तो नए उत्तरों की खोज अवश्य भावी हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब आधुनिकता की ओर अग्रसर। ये सब ध्यान दिया करिएगा सभी पहलुओं का। और इन सभी दृष्टियों से देखें तो जब 2047 में हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो यह पक्ष प्रश्न हमारे सामने होगा कि 100 वर्षों की यात्रा में हम कितना गांधी के स्वराज या फिर अंबेडकर की सामाजिक आर्थिक समता के स्वप्न के समूह यानी कि सपने के समीप आए हैं। हम एक आशावान उत्तर दे सकें, इसके लिए हमें सभी से प्रयास करने की आवश्यकता है। और हाल ही में हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के 25 वर्ष पूरे किए हैं, और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका की पुनर्खोज जरूरी हो गई है। आज आप देखिए, भारत के सामने संकट दोहरा है, वैश्विक समाज की ओर से और आंतरिक भी। वैश्विक दृष्टि से देखें तो 2008 की मंदी के बाद से पश्चिमी देशों में स्वार्थ साधना की प्रवृत्ति बढ़ी है। अमेरिका का जलवायु समझौते से हटना, संरक्षणवाद, ब्रेक्जिट, फ्रांस से लेकर स्वीडन तक दक्षिण पंथियों का उभार हो, या फिर आप देखिए सीरिया स्वीडन तक दक्षिण पंथियों का आभार हो, या सीरिया आईएस, इन सभी ने वैश्वीकरण के पहिए को उल्टा घुमा दिया है। आंतरिक रूप से भारत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी क्षेत्रों में उद्वेलित भी है और आकांक्षावान भी है। और इस रूप में कायांतरित और नवीन भारत का मेरा स्वप्न एक ऐसे भारत का है जो परंपरा और प्रगतिशीलता के समन्वय से उपजे। आर्थिक रूप से यह समन्वय कृषि और उद्योग, ग्राम और शहर विकास और पर्यावरण के समन्वय में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में आज मुख्य चुनौती रोजगार सृजन की है, और उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन में अभी सक्षम नहीं है, और सेवा क्षेत्र की योग्य कुशलता सभी को देना संभव नहीं है। फिर सेवा क्षेत्र की अपनी सीमा भी इसकी दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा हो गया है। प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार किसानों की आत्महत्या डरावनी प्रतीत होती है। तकनीक की विकास और धर्म से समन्वय के संदर्भ में और चर्चा करें, इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। ऐसे में नवीन भारत को खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को आधार बनाना चाहिए, और जनसांख्यिकी लाभांश की दृष्टि से स्किल इंडिया मिशन के साथ साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया आदि के माध्यम से उपयुक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। पर जरूरी है कि विकास को अलग अलग
खांचों में देखने से बचा जाए। उदाहरण के लिए कृषि और उद्योग को प्रतिस्पर्धी नहीं अपितु पूरक के रूप में देखा जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध होगा। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर इस परिवर्तन का आगाज किया गया है। सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा इस नए भारत का सार होगी और पर इसके लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग से बचना होगा। राज्यपालों को संवैधानिक मर्यादा के अनुसार कार्य करना होगा। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक शर्त है भ्रष्टाचार का समूल विनाश। परिपक्व लोकतंत्र के रूप में और सब स्पष्ट चर्चा कर सकते हैं, यहाँ करना भी चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना कायांतरण की यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। नोटबंदी, कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और निर्वाचन सुधारों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया गया है और इन प्रयासों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। नवीन और कायांतरित भारत के लिए यह भी राजनीतिक रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करें और संसाधनों में हो रहे लगातार परिवर्तनों की ओर चर्चा करें। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक होगा कि वह सामाजिक आर्थिक समता के लक्ष्य के अधिक से अधिक समीप पहुंच सके। यहाँ महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, भेदभाव को समाप्त कर एक लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। सामाजिक रूप से कायांतरण के लिए भारत को धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषागत भेदभाव को भुलाकर रोग, असमानता, कुपोषण, अशिक्षा जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। नवीन भारत के लिए यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा चुनौतियां पेश करने वाला साबित हो सकता है। पर्यावरणीय परिवर्तनों की और चर्चा करें। ऐसे में आज समय आ गया है कि हम नवीन भारत की कल्पना को साकार करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करें और परंपरागत प्रणालियों को आधुनिक समय के अनुसार ढालकर विश्व में अपने योग्य स्थान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और इसमें आप देखिए 125 नंबर में से 47 नंबर दिए गए हैं। कितने? 47 नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टॉपिक समझना है और उसके बारे में पहले सोचना है। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, सोचने में, फैक्ट सोचने में कौन कौन से पॉइंट शामिल करना है, कितना सोचना है, ये जरूरी होता है। इस तरह से टोटल इन्हें 98 नंबर मिले, 98 नंबर मिले 250 में से। ठीक है, तो इस तरह की कॉपियां हम लोग देखते रहेंगे, उससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, आपका कोई भी सुझाव है, सलाह है मेरे लिए, तो आप लोग जरूर नीचे बताइएगा।